Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, क्राइम एंड जस्टिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपसे जो लीगल इश्यूज हैं, क्राइम से रिलेटेड, आईपीसी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आम आदमी को अक्सर ये बहुत सारे जो लीगल इश्यूज है पता नहीं चलते हैं, लूपहोल्स क्या है उसके बारे में प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और बेसिक चीजें भी नहीं पता चलती जब पुलिस का मामला आता है, कोर्ट का मामला आता है, जज का मामला आता है। इसी के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है क्राइम एंड जस्टिस, और इसमें हम हर हफ्ते एक एक पहलू पर डिस्कशन करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट एडवोकेट हैं उनसे मैं आपको पहले मिलवा दूं। हमारे जो ये शो जो बेसिकली ये चलाएंगे है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त एडवोकेट विनोद गंगवाल साहब, जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है बॉम्बे हाई कोर्ट में और महाराष्ट्र के कई कोर्ट्स में ये प्रैक्टिस करते हैं और बहुत बखूबी कर रहे हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम एंड जस्टिस में। थैंक यू मोहिदीन जद्दी सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा मेरा जो थोड़ा लिटिल नॉलेज है मैं देने की। आपके सवाल बहुत अच्छे होंगे मुझे आशा है, लेकिन मैं एक जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गंगवाल साहब। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो एक सबसे बेसिक चीज होती है किसी भी केस में, और इसको लेकर काफी सवालात होते हैं लोगों में। तो गंगवाल साहब, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या केसेस हैं जो रजिस्टर होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है। जी, कोई भी अपराध होता है वो कॉग्निजेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है। दो प्रकार के एक अपराध होते हैं। तो अगर आप समझिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो मैं आगे जाने के पहले मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ, कॉग्निजेबल क्या होता है और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है ना। तो कॉग्निजेबल ये होता है कि जहां पर पुलिस डायरेक्टली किसी भी एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल होता है कि वो अपराध जिसके अंदर पुलिस डायरेक्टली बिना कोर्ट के आदेश के उनको अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ऐसा देंगे कि जैसे कहीं चोरी हुई, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। किसी को किसी ने ग्रीवियस हर्ट किया, मारा, हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, कॉग्निजेबल हुआ। तो एक होता है जैसे आप किसी ने किसी का डिफेमेशन कर दिया, मानहानि बोलते हैं ना। तो ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में ये एक फर्क है कि कॉग्निजेबल होते हैं वो सीवियर ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो लेस सीवियर ऑफेंस होते हैं। तो पुलिस क्या करती, समझ ली अभी किसी के साथ में घटना घटी, किसी के चोरी हो गई, किसी को किसी ने मारा, तो वो जाता है एक पुलिस के अंदर कंप्लेंट करने को, एक अपनी प्राथमिकी दर्ज करने को। हम इसका एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो कानून के हिसाब से क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं। एक होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर, एक होता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एक रजिस्टर होता है। इनकी एक डायरी होती है। अब अगर समझिए किसी भी प्रकार की घटना घटी तो एक सीआरपीसी में प्रोविजन है सेक्शन 154। तो 154 के तहत जाकर के आप जाके उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, और पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। दे हैव टू, irrespective of their jurisdiction also, उनको वो घटना की नोंद यानी रजिस्ट्रेशन करना ही है। सर, ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको लेकर भी काफी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे आपने बोला ग्रीवियस, अगर अभी किसी ने मुझे मारा, किसी के साथ झगड़ा हुआ, अक्सर जाते हैं फिर आके लोग बोलते हैं अरे भाई वो एफआईआर नहीं किया, वो एनसी ले लिया, हमारा तो मैटर सीरियस था। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेबल? जी, एज पर
सीआरपीसी सेक्शन 2C वो डिफाइन करती है कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for which and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being enforced, arrest without a warrant. Okay. That is cognizable offense. जी. Now non cognizable offense क्या है हम वो भी देख लेते हैं। non cognizable offense है वो section 2 within I of the CRPC उसमें डिफाइन करती है। That is non-cognizable offense means an offense for which and non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant. So this is the difference. तो cognizable और non-cognizable का सर ये फर्क हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जो कंप्लेंट जो ये पुलिस के अंदर जो हम जाकर के करते हैं, कई बार इश्यू क्या होता है, पुलिस बोलती है नहीं नहीं ये तो ऑफेंस आपका एनसी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें हमारी जो कंप्लेंट्स हम जो जाकर के प्रेजेंट करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में दीजिए, उनको बताइए, प्लस जनता को उनके लीगल राइट्स के बारे में भी बताना चाहिए। उनको पता ही नहीं होता है कि यार ये एनसी है या ये नॉन कॉग्निजेबल है या कॉग्निजेबल ऑफेंस है या पुलिस ने रजिस्टर करना ही चाहिए क्या, इनके बारे में उनको पता नहीं रहता है। आम जनता को कैसे पता रहेंगे, लीगल प्रोविजंस है, अवेयरनेस कम होती है। तो आपके चैनल ने ये जो पहल करी है बहुत बढ़िया पहल बताऊंगा कि आप इस तरह का प्रचार कर रहे हो और ये बहुत अच्छी पहल है आपके चैनल की सर। ये इसी पे मैं और यही बिल्कुल पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि ठीक है आपने बता दिया कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का। अब मुझे अगर एफआईआर लिखाना है तो ये प्रोसेस क्या है? मैं जब पुलिस स्टेशन जाऊं तो क्या मुझे रिटर्न कंप्लेंट लेके जाना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में लेके जाना पड़ेगा, या मैं वहां जाके अपनी कंप्लेंट खुद ओरली भी बोल सकता हूँ? देखिए सबसे पहले तो आप एफआईआर कौन से प्रोविजन में लेके जाते हो? जी एक सेक्शन है 154 विद इन 1 ऑफ सीआरपीसी। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा जी इसका कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, the cognizable offense means what, where police can arrest a person without a warrant, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction. Now the section further says it be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to in writing shall be signed by the person giving it. Okay. So अभी क्या बात उभर के आई है, जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी, जो 154 हम पढ़ते हैं कि आप जाकर के अपनी इंफॉर्मेशन ओरली दे सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन राइटिंग में दे सकते हो जी। और जो स्टेशन इंचार्ज और उनके सबऑर्डिनेट में काम करने वाले ऑफिसर है जी, they are duty bound to reduce it in the writing. They have to do it. Okay. Sometime what happens कि सपोज एक किसी के साथ में रेप हुआ जी, और रेप होता है बंबई में और नई मुंबई में आकर के उनको कोई संजोगवश से वहां वो करवा नहीं सके, उनको कंप्लेंट करनी है जी, अपने नई मुंबई में जी, तो भी ये सेक्शन एकदम क्लियर है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन जी, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। जिससे पुलिस कतराती हुई दिखती है हमें। देखिए कैसा होता है कि अगर आप पुलिस हमेशा अक्सर आता है, कैसा होता है कि अगर आप उनको बोलोगे, पहली बात तो अगर आपका चैनल और कई जो अदर मीडियाज है ये लीगल अवेयरनेस करते हैं जी, कि पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। मैं अगेन एक वर्ड यूज कर रहा हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन, जी, कि अगर ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि ये समझो ये अपराध घटा मुंबई में जी, तो उस एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है और आप जीरो एफआईआर रजिस्टर करके आप उनकी कंसर्न पुलिस स्टेशन में भेज दीजिए। ओके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो एफआईआर? दैट एफआईआर कैन बी फाइल्ड इन एनी पुलिस स्टेशन irrespective of a place of incident, jurisdiction, and the same can be later transferred to the appropriate police station. जी, ये पुलिस का काम है फिर।
ये पुलिस का काम है। अब मान लीजिए किसी के यहाँ चोरी हो गई तो पुलिस को एफआईआर लिखना है, किसी के यहाँ रेप हो गया तो पुलिस को एफआईआर लिखना है, किसी के साथ में मारपीट हो गई पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करना, है ना, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना। और यहाँ हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक अलग धारणा, हम जब से बचपन से थे ना, हमको पुलिस से बड़ा डर लगता है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का काम है फेयर इन्वेस्टिगेशन करना कि बाबा ये जो एलिगेशंस है, ये जो कंप्लेनेंट ने एलिगेशंस लगाए हैं, ये प्रॉपर है कि नहीं, इनके जो एविडेंस कलेक्ट करना पुलिस को, और एक उसको बोलते एक चार्जशीट बना करके, मींस समझो चोरी हुई तो पुलिस जाएगी, स्पॉट पंचनामा करेगी, वहां पर जाके देखेगी वेदर चोरी किसकी हुई, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसके पास में मटेरियल था कि नहीं था। द पुलिस स्टार्ट्स कलेक्टिंग एविडेंसेस। नो एविडेंस को करके, एविडेंस में जैसे स्टेटमेंट हो गई, मटेरियल हो गया, ये सब इकट्ठा करके पुलिस एक चार्जशीट बनाती है। तो अगर पुलिस इफ कम टू द कंक्लूजन कि बाबा ये अपराध घटा है, तो उसके अंदर पुलिस फाइल करती है एक्यूज के खिलाफ चार्जशीट अंडर सेक्शन 172। इसमें आपको एक रोकना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, जो एक बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है कि ज्यादातर लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं, चाहे वो विक्टिम ही हो, और वो एक घबराहट होती है। और हम अक्सर पुलिस वालों से भी जब बात करते हैं, कमिश्नर वगैरह से, कि भाई आप ये कुछ अवेयरनेस कीजिए कि लोगों का ये डर खत्म। लेकिन उसमें अक्सर कभी कभी ये हो जाता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, उसे रिपोर्ट करने में टाइम लग जाता है। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि जो एफआईआर रजिस्टर करने कोई जाता है, तो क्या थोड़ा डिले के बाद अगर कोई गया कंप्लेन करने, तो क्या उससे नुकसान होगा, क्या वो उतना स्टैंड नहीं कर पाएगा, उसमें लॉ क्या कहता है? जयदी सर, सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो सपोज कि आदमी किसी भी अपराध की घटना को लॉन्च कराने पुलिस स्टेशन जाता है, तो आपका क्वेश्चन था अगर वो नहीं करे तो क्या जी। नहीं करे तो लॉ में एक प्रोविजन है, जैसे हम एफआईआर रजिस्टर करने जाते हैं, दैट इज द सेक्शन 154, मैंने आपको रीड आउट करके बताया था। उसके बाद में सीआरपीसी में एक प्रोविजन हो रहा, इसकी सेक्शन 154 विदिन 3 हम पढ़ेंगे। वो क्या बोलती है, एनी पर्सन agreed by refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1 means अगर आप जाते हो, अगर जो वहां का सीनियर पीआई है एफआईआर नहीं कर सकता है, तो आगे सेक्शन बोलते हैं, may send the substance of such information writing and by post to the superintendent of police concerned। okay जी। सो आपके पास में क्या ऑप्शन है कि अगर कल को एसएचओ है, दैट इज द स्टेशन हाउस इंचार्ज, और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, इफ ही डजंट lodge the FIR or just reduce it in the writing or give appropriate direction to register FIR, then you can approach to Commissioner of Police under section 154 within 3 जी। and वो कमिश्नर को पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है या उनको सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को डायरेक्शन दे सकता है, बाबा दिस सीबीडी पुलिस स्टेशन, फॉर आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इसमें एफआईआर नहीं लिखे, यू जस्ट इमीडिएटली लॉन्च द एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। यानी अगर मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है और मैं 2 दिन तक घबराता रहा कुछ, और उसके बाद मैं जाके कंप्लेन करता हूं, तो मैं कंप्लेन कर सकता हूं? यस, आप कंप्लेंट, देखिए आपने कंप्लेंट, एग्जांपल देता हूं कि आप पहले पुलिस स्टेशन गए जी, आपने और राइटिंग में भी दे दी, लेकिन पुलिस आपको कोई भाव नहीं देती है, आपको सुना ही नहीं जाता है और आपको घुमाया फिरा जा रहा है। आपने सीधा वहां से उठ करके बोलना चाहिए, भैया जस्ट यू गिव मी माय एक्नॉलेजमेंट ऑन माय ओसी ऑफिस कॉपी, गेट इट एक्नॉलेज, इमीडिएटली यू गो टू कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड उनको बताए, बाबा आई विजिटेड योर सीबीडी बेलापुर पुलिस स्टेशन और वासी पुलिस स्टेशन and the SHO, that is the senior PI, has not registered my FIR. जी. No, I am approaching to you and you give, either you give direction to register FIR or you yourself start investigation. This is serious issue. Okay. So once, and practically I am just giving you suggestion to your आपके दर्शकों के लिए कि आप कमिश्नर से मिलते, कमिश्नर जनरली मिलता है, नहीं भी मिल सकता है,
तो उनके बाहर जो एक विंडो रहती है, आप उनसे एक्नॉलेज करा लीजिए वो अपने लेटर का। ओके। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है कि कमिश्नर वो लेटर पढ़ने में 5-7 दिन लगा देगा, 10 दिन लगा देगा, है होता है, तो इतना टाइम लगता है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, बिजी है, उनके पास में आज आई थिंक नई मुंबई में कितने 18 पुलिस स्टेशन है, सबको देखना पड़ता है ना, तो काफी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनके पास में जवाबदारी रहती है। अगर कमिश्नर के यहाँ से चला जाता है लेटर नीचे सीनियर को कि बाबा आप एफआईआर रजिस्टर करो, तो उनको करना पड़ेगा जी। लेकिन अब मैं आपके तीसरे सवाल पे आता हूं, अगर कमिश्नर ने भी बहुत लाइटली ले लिया या बिजी है या नीचे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए टू रजिस्टर एफआईआर, तो आपके पास में क्या प्रोविजन है या बीइंग एग्राइव्ड बाय दिस डिसीजन ऑफ कमिश्नर वेयर यू आर नॉट गेटिंग एनी रिलीफ, वेयर यू शुड अप्रोच। सो लॉ में है ना, हर चीज का एक रास्ता है, हर चीज का एक प्रोविजन है। तो इसके लिए आपने कई बार सुना होगा कि हम बोलते हैं यार चलो एफआईआर नहीं रजिस्टर हुई तो आप 156 दिन में चले जाइए। तो मैं आज आपको 156(3) क्या है मैं वो बताना चाहता हूं कि आपके पास में अगर कमिश्नर ने भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन का डायरेक्शन नहीं दिया या एफआईआर नहीं रजिस्टर करी या आपको आपकी शिकायत को तवज्जो नहीं दी जाती है और आप ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो क्या करते हैं जी। आप कोई भी, आपके पास में दो रास्ते हैं। 156(3) करके एक सेक्शन है, तो वो क्या बोलती है, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच ए कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द लोकल एरिया। सो दिस सेक्शन 1 गिव्स द पावर टू police inspector to investigate. Now, the section 156 within 3, the subsection 3 says, any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned. Okay. मतलब अगर ये जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को ऊपर करनी है, सीनियर ने नहीं करी और कमिश्नर ने नहीं करी है, तो मजिस्ट्रेट आपको डायरेक्शन दे सकता है इन्वेस्टिगेशन का। तो हमें मतलब के पास जाना पड़ेगा, फिर मजिस्ट्रेट के पास में आपको जाना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इसकी जो एस्पेक्ट बताना चाहूंगा कि कंप्लेंट जो है ना, कंप्लेंट क्या है। देखिए मजिस्ट्रेट के पास आप कब जा सकते हो, कोई भी शिकायत लेके जा सकते हो ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट क्या है वो समझना पड़ेगा। व्हाट इज कंप्लेंट जी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। ओके। एफआईआर इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट गिवन टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, दैट इज एसएचओ जी। तो कंप्लेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D of CRPC. Now, complaint means any allegation made orally in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code. Okay. Okay. That some person, whether known or unknown, has committed an offense, but does not include a police report. So here, you can, any aggrieved person who has been to senior PI or concerned police station, who has been to commissioner of police and he did not get result and उसकी FIR register नहीं होती है, then he can go to magistrate under 156 within 3, complaint as defined under section 2D. Now you can straightway approach without a lawyer to the magistrate. वो कैसे? मजिस्ट्रेट के पास जाके बोल सकते हो आप, भैया ये पुलिस ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली है, ये कमिश्नर ने मेरी कंप्लेंट नहीं ली है, एंड यू कैन ओरली मेंशन टू द मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट हैज एम्पल पावर अंडर सेक्शन 2D टू गिव डायरेक्शन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 156 विदिन 3। यानी आपका कहना है कि एडवोकेट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास जा सकता हूँ। कोई भी केस, जयदीप सर मैं आपको बता दूं, कोई भी केस आप
हमेशा आप खुद लड़ सकते हो। कोई भी जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, वो खुद लड़ सकता है और कभी भी लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है। पहली बात होता है क्या, लॉयर होनी चाहिए एक्चुअली। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होता है क्या है कि जो लॉयर होते हैं ना, उससे वो एक एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक क्लास होते हैं, उनको नॉलेज होता है। बिल्कुल। सो दे कैन रिप्रेजेंट योर केस नाइसली, वेरी वेल। आपको कुछ जो लॉज के अंदर जो लैक्यूना है, कुछ छुपी बातें हैं, वो मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं। कुछ बातें जैसे आप मजिस्ट्रेट के पास गए, मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा इट इज ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर एज लॉ वाज लेड डाउन इन ललिता कुमारी केस। जी बिल्कुल। So, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो बताएगा भैया पैराग्राफ नंबर 41 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है, उन्होंने ऐसा बोला था। सो इवन मजिस्ट्रेट एक्सपर्ट्स हैं, स्टडी है, तो वो फर्क पड़े। बट एग्जैक्टली एक ऑप्शन है डायरेक्ट जाने का, अगर कोई जाना चाहे तो। एग्जैक्टली पूछना चाहूंगा कि ये ठीक है, जैसा आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अगर डायरेक्ट नहीं हुआ एफआईआर, मैजिस्ट्रेट के थ्रू मैं करवा सकता हूँ। मुझे ये बताइए कि एक और मैं इसमें जानना चाहूंगा कि पुलिस स्टेशन जाए बगैर भी ये ई फाइलिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? देखिए, ई फाइलिंग कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली बॉम्बे में, हमारे नई मुंबई में अभी तक तो चालू नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई के अंदर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र की वेबसाइट है, उन पे ई फाइलिंग एफआईआर लॉजिंग का चालू हुआ है। कंप्लेंट आप कर सकते हो, बट बेसिकली वहां एफआईआर की जगह वहां पर इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। बट ई फाइलिंग प्रैक्टिकलिटी में जयदी सर देखा जाए ना, तो ये काफी अभी टाइम लगेगा। प्रैक्टिकली मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है बट प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, और जो सिस्टम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊं कि ई फाइलिंग के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने यूथ बार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक डायरेक्शन दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि जो एफआईआर होती है, अब ये इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर डीजीपी की वेबसाइट के ऊपर या पुलिस हेडक्वार्टर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। मैं आपको अभी शायद मेरे पास में वो जजमेंट में आपको शेयर करूंगा, वो भी मैं आपको दिखा। लेट अस, यस, नो, आई कैन शेयर, यस, ओके, यस। Now, can you see this judgment of youth bar, right? जी बिल्कुल। तो आप इसमें ये यूथ बार के जजमेंट में आप देखेंगे an accused who has reason to suspect that he has been, see, इसमें क्या बोला ना, accused is entitled to get a copy of the FIR at an earlier stage than is prescribed under section 207. जी। Now, once the FIR report is forwarded by the police station to the concerned magistrate or any special judge on an application will file for certified copy on behalf of the accused, the same shall be given by the court to concerned within 2 working days. Now, इसके अंदर ये जो डायरेक्शन दी दिया था, the copies of the FIR unless the offence is sensitive in nature like sexual offence pertaining to insurgency, terrorism and of that category offence under POCSO Act and such other offences should be uploaded on the police website, and if there is no such website on the official website of the state government within 24 hours of the registration of the FIR report, so that the accused or any person connected with the same can download the FIR and file appropriate application before the court as per law for redressal of his grievance. Now, इसके अंदर अगर हम ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का माने तो इनको तो कॉपी ऑफ एफआईआर इमीडिएटली अपलोड करना है विद इन 24 आवर्स, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, मैंने नई मुंबई के और मुंबई के ऑलमोस्ट 80-90 पुलिस स्टेशन का पिछले 24 आवर्स में मैं जनरली करता हूं, पिछले 10 दिन से एफआईआर अपलोड नहीं है। नई मुंबई के आप चेक कर लीजिए, मेरे पास में पूरी स्टेटिक्स है आज की डेट में भी, और मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी शेयर कर सकता हूं आपको। मैंने एक लेटर दिया था डीजीपीएमएस को, कमिश्नर ऑफ पुलिस नई मुंबई को, कमिश्नर ऑफ पुलिस नोटिस ही दिया था। मैंने कहा भैया, क्योंकि इनकी वेबसाइट में पिछले 4 महीने से अपलोडिंग चालू नहीं थी, तो अभी लास्ट वीक से अपलोडिंग होना चालू हुई है कुछ एफआईआर है।
कायदे से क्या होता है कि यार आज हम इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है एफआईआर शुड बी अपलोडेड इमीडिएटली, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जी बिल्कुल। लेकिन ये किसी को मिलता नहीं है, और बेचारे जो शिकायत करता है पुलिस स्टेशन में जाते हैं, बैठे रहते हैं, एक कांस्टेबल है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू सप्लाई देम द कॉपी ऑफ एफआईआर, तुम्हें आज आओ दिया, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। सो द हायर हमारे यहाँ पे यही है कि प्रैक्टिकली काफी चीजें अलग हो जाती है, बट इसीलिए हम ये अवेयरनेस चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले कि उनके हक क्या है। एक इसमें ये जानना चाहूंगा धवल जी कि जब एफआईआर हम रजिस्टर कर रहे हैं तो जो कंप्लेन रजिस्टर कर रहा है, एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, उसको किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए कंप्लेंट कोई भी, ये जो आप जाते हो, समझो आपके घटना घर में हुई है या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ में घटना हुई है, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरा घबराना नहीं है जी। पूरा एक पेपर पे जो आपको बोलना एक नोट डाउन कर लीजिए कि भैया मेरे यहाँ पर चोरी हुई है, तो क्या क्या आइटम की चोरी हुई है, सस्पेक्ट्स कौन कौन है, और साथ में अगर आपको लिटिल, देखो आजकल सब बच्चों को या जो घर में किसी इंटरनेट का नॉलेज होता है, सेक्शन प्रॉपर लगाते हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है, कई बार है ना सामने वाला इन्फ्लुएंशियल आदमी होता है, तो सेक्शन प्रॉपर नहीं लगती है। जैसे क्या हुआ कि किसी का हाथ टूट गया या परमानेंट इंजरी इतनी है कि ग्रीवियस हर्ट है, लेकिन ये लोग कई बार क्या होता है, पुलिस सामने वाले के इन्फ्लुएंस में आकर के होता क्या है कि उसको 324 यानी सिंपल हर्ट बताने की कोशिश करती है। तो सिंपल हर्ट तो क्या होता है कि बेलेबल होता है, और ग्रीवियस हर्ट होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, और इसके अंदर एक काफी बड़ा फर्क हो जाता है बेल लेने में और इसके अंदर, है ना। तो इस तरीके के कई जो चीजें आपने, जो अगर ये जो शिकायत करता जाता है उसको पहले थोड़ा सा स्टडी करके जाना चाहिए, और जो अपने अगर वकील से सलाह ले लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम इंटरनेट पे देखिए आजकल जितनी आईपीसी में समझिए 511 सेक्शन है या अदर स्पेशल एक्ट में जो भी सेक्शन है, आप नेट पे देखिए तुरंत कट करके अवेलेबल है, हर चीज का नॉलेज, सिंपल नॉलेज है, ये गूगल यूनिवर्सिटी है, इसके ऊपर सारा नॉलेज उपलब्ध है, सब तुरंत मिल जाता है। और मैं तो आजकल मैंने देखा है कि लिटिगेंट भी इतने होशियार हो गए, सब पढ़ के आते हैं, उल्टी कई बार हमको भी ज्ञान दे जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, सारा नॉलेज अवेलेबल है। आपको ये देखना है कि आपका जो ग्राउज है वो पूरा एफआईआर के अंदर लिखा गया है, क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, सस्पेक्ट्स के नाम, आपको जिसके ऊपर डाउट है, कई बार क्या होता है पुलिस जानबूझ करके डाना, आप लिखवाइए। और मैं आपको एक बात बड़ी बोलना चाहता हूं कि एफआईआर हमें आपके शब्दों में लिखा जाना चाहिए कि भैया मेरी शिकायत है। पुलिस क्या करते हैं, नहीं बस इतना ही, आप मत रुकिए, आप उनको अपनी पूरी शिकायत नोट करवाइए कि भैया मेरी ये रिंग्स गई है, मेरी ये चेन गई है, ये अपराधी इधर से आया था, ये यहाँ से निकाला है, यहाँ से लेके गया है, मुझे यहाँ मारी है, ये देखिए यहाँ मारी है, मुझे ये फोटोग्राफ्स है, हर चीज की डिटेल्स आप लिखवाइए। तो होता क्या कई बार जो लिखते समय उनको टाइम नहीं होता है, या कई बार दूसरी एक मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमें कभी कभी लगता है कि छोटी सी बात है, बट इसी की वजह से सेक्शंस चेंज हो जाते हैं और फिर आगे का जो कोर्स होता है वो पूरा अलग ही बदल जाता है। देखिए कई बार तो क्या होता है, इसके दो फायदे होते हैं, कई बार तो शिकायतकर्ता को फायदा होता है और कई बार अपराधी को फायदा होता है। तो पुलिस का रोल है ना एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और मैं तो देखियो कई पुलिस वाले होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं और दे आर वेरी शार्प, दे आर वकीलों से ज्यादा कई पुलिस वालों को मैंने देखा है जो उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, उनको पक्का पता होता है कौन सी सेक्शन लगानी है कौन सी नहीं लगानी है, उनको ये भी पता होता है। और कुछ पुलिस वाले क्या, भाई चलो ठीक है यार, शिकायत करता गया और लगा दी अट्रोसिटी लग गई, उसकी तो बेल नहीं होगी बिकॉज इट इज बार्ड बाय सेक्शन 18 ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट। तो अभी क्या होता है कि इसमें कई बार ये जो एक्यूज है वो अननेसेसरी फंस जाते हैं, सिंपल ऑफेंस मारामारी होती है और लेकिन एट्रोसिटी की हो जाती है, उसमें बेल के प्रावधान नहीं है, उसमें इट इज बार्ड बाय सेक्शन 18। तो ये दोनों तरफ से है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी लैकुनाई बताना चाहता हूँ आज इंडिया में जो चल रही है। देखिए मैंने पूरा यूरोप का सिस्टम स्टडी किया है, मैंने पूरा अमेरिकन जो
क्रिमिनल जो डिफेंस सिस्टम है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये सब पूरे स्टडी किए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ पर लॉ शुरुआत होता है ना जी, वो एक कांस्टेबल या पीएसआई लेवल के आदमी एफआईआर लिखते हैं जी, कई बार देखा गया है कि इनको लॉ का कम नॉलेज होता है और सेम ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है जी, यूके में आप जाएंगे ना तो इनका एक एफआईआर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एक अलग होता है। अच्छा, वहां पर एक जो काफी हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर बैठते हैं, साथ के अंदर एक वकील बैठता है और वो पहले ही क्या सेक्शन लगनी चाहिए और वो एग्जैक्ट एफआईआर वहां पर नोंद होती है। सिमिलर सिस्टम आप अमेरिका में जाएंगे, वहां पर ऐसा सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ पर बस यही प्रॉब्लम है। जी, और दूसरी बात है, सिस्टम में होना क्या चाहिए, जो आदमी एफआईआर रजिस्ट्रेशन करता है उसको ये पता नहीं होता है कि इन्वेस्टिगेट कौन करेगा। जी, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय एनीबॉडी, बिल्कुल, ही इज नॉट अवेयर। तो ये जो एक प्रेशर टैक्टिस है या एक मलाफाइड जो टेक्निक्स जो यूज होती है सिस्टम में, मैं इनको चाहता हूं कि हमारे सिस्टम से ये सब दूर हटे और जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो हायर अप्स है जो और जो बुद्धिजीवी है, मैं चाहता हूं एक आवाज उठाए कि ये एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अफेयर का अलग रहे, इन्वेस्टिगेशन का अलग रहे और इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं रहे। भैया ये किसको जाएगी, एलोकेट होगी जो, तो होगा क्या कि ये आदमी कंडीशन नहीं कर सकता कि चलो हमें तुम्हारा सोड़ना नहीं तो तुम फंस जाओगे। अरे यार भैया आपका काम एफआईआर रजिस्ट्रेशन करो, गुड बाय, इन्वेस्टिगेशन वाला इन्वेस्टिगेशन करें। प्रॉब्लम है ना ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये आपका कि एक अलग ही डिपार्टमेंट इसका होना चाहिए। इसमें एक और जो आपने पॉइंट को टच किया है, हम अभी तक फिलहाल बात करते आए हैं एफआईआर रजिस्टर करने की बात, जो विक्टिम्स हैं उनकी बात है, जो कंप्लेनेंट है उनकी बात है, और मेरे ख्याल से सभी पहलू हमने इसमें ऑलमोस्ट कवर किया है। एक मैं ऑपोजिट साइड की बात करना चाहूंगा, जैसे कि आपने भी बीच में टच किया था, अगर किसी के ऊपर गलत एफआईआर हुआ है, ऑफ कोर्स हर आदमी तो यही कहेगा कि गलत है, बट जहां पे जेन्युइन कुछ है और वो क्वॉश करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होगा? देखिए यदि सर कॉश करना चाहता है उसका, तो समझो गलत एफआईआर हुआ है तो सीआरपीसी में एक प्रोविजन है सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। लेकिन कॉशिंग के पहले देखिए, सबसे पहले तो जनरली अगर एफआईआर होता है तो उसको लगता है कि गलत एफआईआर हुआ है कि टोटल फॉल्स इम्प्लीकेशन है, उसको सबसे पहले तो मेरा तो एक मानना है कि उसको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल में चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी पुलिस उसके पूरे पीछे पड़ गई होगी। तो एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन था वो सेक्शन 438 में डिफाइंड है बेल के, क्योंकि अगर अरेस्ट हो जाएगा तो उसकी बेचारे की, बिकॉज द लिबर्टी एंड उसकी जो गुडविल है इट इज सैक्रोसैंक्ट टू एवरी इंडिविजुअल। बिल्कुल, इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है इसकी कि भैया अगर आदमी, आज समझ लीजिए कोई इनोसेंट आदमी जिसने गुडविल बनाई 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, एक आदमी फॉल्स इम्प्लीकेशन इन कैहूट्स एंड कॉल्यूशन विद पुलिस, ही हैज बीन इम्प्लीकेटेड, होगा क्या? He has to go behind the metal cage, अरे जेल में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे सीआरपीसी में एक प्रोविजन है, मैं पढ़ के, तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है जो सेक्शन 438 में डिफाइंड है सीआरपीसी में, आप बेल ले सकते हैं, क्योंकि कॉशिंग जाने में आपको वकील के पास जाना पड़ेगा, आपको अप्रोच तो थोड़ा समय लग जाएगा, तब तक आप अरेस्ट भी हो सकते हैं ना। और अगर आप इन्फ्लुएंशियल है और आपका इतने नामचीन है तो डेफिनेटली पुलिस भी थोड़ा ज्यादा पीछे पड़ती है, आपको उठा लिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटर है आप एंटीसिपेटरी, वो जो इस तरीके का कभी हम डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आएगी, तो बट कॉशिंग का प्रोविजन है दैट इज सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, आप उसके अंदर जा सकते हैं। मैं प्रोविजन मींस बेसिकली जो 482 जो प्रोविजन है वो क्या है, इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। सो व्हाट 482 सेज कि नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट to make such order as may be necessary to give effect to any order under this code, or to prevent the abuse of the process of any court, otherwise to secure the ends of justice। means कि अभी एफआईआर कैंसिल का कोई प्रोविजन नहीं है सीआरपीसी में, बट सीआरपीसी में एक प्रोविजन है सेक्शन 482 में कि हाई कोर्ट को इतने पावर है कि सी एक लीगल मैक्सिम है
जस्टिस शुड बी डन इवन इफ द हेवन फॉल्स। जी। कोर्ट ने क्या करना है? कोर्ट ने सिर्फ न्याय देना है। अगर स्वर्ग भी गिर जाए तो कोर्ट का एक काम है कि मैं जस्टिस करूंगा। बिल्कुल। तो अगर कोई आदमी बोले हाई कोर्ट में जाके कि भैया मेरे साथ में गलत हुआ, आई हैव बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड एंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द एलिगेशन आर नॉट मेट आउट, और द एलिगेशन आर सो इम्प्रोबेबल that no prudent person will ever think that the allegation are true, and ये judge can infer this is false implication, ingredients नहीं met out होते हैं, so the high court can quash the FIR, high court has inherent power। लेकिन जनरली क्या होता है हाई कोर्ट में, जो होता है ना क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स, उनका निपटारा नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स तो हाई कोर्ट के अंदर तो यार इतनी डिस्ट्रिक्ट है, चाहे कितना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में आपको ज्यादा पता है, बस चारों तरफ से सब जगह से सारी डिस्ट्रिक्ट से मैटर्स आते हैं, हजारों मैटर आते हैं। तो क्या हाई कोर्ट इज नॉट ए ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट इज क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स का क्वेश्चन हाई कोर्ट कभी भी देखेगी नहीं। बट हाई कोर्ट को लगे कि जो इफ एलिगेशन which is made in the FIR and we consider and accept in entirety that they are true, बिल्कुल, then also offense is not made out, then high court can quash the FIR। या हाई कोर्ट को लगे कि इस पे yes, अच्छी क्लैरिटी आ गई है। मेरे ख्याल से हमने सब एस्पेक्ट्स कंप्लीट कर लिया है एफआईआर का। एक आखिर में क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि एक आदमी, आम आदमी के लिए, कि जैसे आपने बताया कि पुलिस स्टेशन जाना है, वहां से करनी हो तो कमिश्नर साहब के पास जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाए, क्या, बट हमको और भी सुनाई देता है कि क्राइम ब्रांच है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, तो ये अलग अलग जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, तो क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊं, मैं यहाँ पे जाके कंप्लेन करूं, कि या ये पुलिस ही ये कॉल लेती है? देखिए सीआरपीसी में हमने सेक्शन 154 पढ़ी, आपको कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत दर्ज करने कहाँ जाना पड़ता है? कंसर्न पुलिस स्टेशन में। जी बिल्कुल। लेकिन ये क्या, पुलिस ने कुछ सर्टेन रूल्स है। अभी होता है क्या है कि इनकी एक एक्सपर्ट डिवीजन ब्रांचेज होती है जी। जैसे इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग है, जो समझो इन्होंने कुछ एक लिमिट बनाई थी, आई थिंक अबो 1 CR या अभी कुछ, अगर कुछ चेंज हुए तो मुझे शायद पता नहीं होगा। तो अगर इकोनॉमी, तो इनमें कुछ एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो उनको मैटर ट्रांसफर किया जाता है। बट केस रजिस्टर होगा वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में होगा, वहीं से ट्रांसफर किया जाता है अंडर द डायरेक्शन ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। और अदरवाइज जो साइबर क्राइम जो आपने बोला अभी कि कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं या एज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो ऑफेंसेस होते हैं, तो इस तरीके के ऑफेंस क्या होता है कि जैसे अभी एग्जांपल देता हूं आपके वाशी या सीबीडी के अंदर ऑफेंस हुआ आईटी एक्ट में, किसी ने भी लेस्फिशियस टेक्स्ट मैसेज या पब्लिश कर दिया है, लेकिन इस तरीके से बिकॉज वाशी पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ, ही मे नॉट बी एक्सपर्ट, ही मे बी एक्सपर्ट, बट हमारे यहाँ पर है ना नई मुंबई में काफी एक्सपर्ट ऑफिसर है ये आईटी के, इन्होंने पूरा सीबीडी में, बिकॉज मैं भी आपके साथ काम करता था पहले, तो मुझे पता है कि एक साइबर सेल करके अपने कमिश्नर ऑफिस में लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो उनका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, दे आर वेरी एक्सपर्ट इनटू दिस। एक ऑफिसर मैं जानता हूँ, लेडी ऑफिसर, आई थिंक नाम भूल गया मैं, आई मीन वेरी गुड ऑफिसर, ये लोग को काफी अच्छा नॉलेज है। मेंडोसा एक वेरी गुड है, हमारे नई मुंबई में काफी अच्छे ऑफिसर्स हैं, तो दे आर एक्सपर्ट। तो इन लोगों को है ना ये जो एफआईआर है ये ट्रांसफर की जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट द बाकी रेस्ट प्रोसीजर इज सेम। आपको एफआईआर करनी है तो कंसर्न पुलिस स्टेशन में करना, बाद में अंडर डायरेक्शन ऑफ कमिश्नर वो इस प्रकार की एफआईआर जो ट्रांसफर की जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, गंगवाल जी, आपने काफी अच्छे से पहलू समझाया और प्रैक्टिकली समझाया है लोगों को कि किस तरह से एफआईआर रजिस्टर की जाती है, क्या केसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत फायदा मिला होगा। और हम ये श्रृंखला जारी रखेंगे, अगले एपिसोड में हम नया टॉपिक लेंगे, हम अरेस्ट को लेकर बात करेंगे अगले एपिसोड में कि जब अरेस्ट होते हैं तो उसमें क्या राइट्स है, क्या प्रोसेस है, क्या किया जा सकता है। पर फिलहाल जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में जो आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में।
थैंक यू जेडी सर, बुलाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फिलहाल क्राइम एंड जस्टिस में इतना ही, अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.